सुपर हर नब्ज को करीब से पहचानने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं, जिनके एक इशारे पर पूरे चंबल की सियासी फिजा बदल जाती है। जिनके भाषण को सुनकर युवाओं में जोश भर जाए, जिसके शब्दों के प्रहार से विरोधी पस्त हो जाएं, जिसके इशारे पर पूरा चंबल लहराने लगे, जो सियासत की हर नब्ज को करीब से पहचाने, मुश्किल हालातों में खुद नेतृत्व की कमान संभाल ले और साथियों को राह दिखाए। ऐसे वो तमाम शब्द कम होंगे जो महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहे जाएं। जीवन की हर अग्नि परीक्षा में सफल होने वाले सिंधिया हमेशा से युवाओं के आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं। आज चंबल में जहां कहीं भी प्रचार के लिए शिवराज और महाराज की जोड़ी जाती है, भीड़ उनको सुनने के लिए टूट पड़ती है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के पास, जहां न्यूज 18 ई एजेंडा के मंच पर मौजूद हैं बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एजेंडा एमपी में एक बेहद खास शख्सियत है, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। मेरे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सिंधिया साहब, आपका अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल यही है। अमीश जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सिंधिया साहब। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब रण होगा और वो 28 सीटों का रण होगा। पहले तो मैं आपके चैनल से हमारे ब्यौरा के विधायक, जिनकी दुखद निधन की सूचना मुझे पहुंची है, उनकी परिजनों को, परिवार के सभी सदस्यों को मैं अपने तरफ से सद्भावना अर्पित करना चाहूँगा और उन्हें स्वयं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। किसी भी प्रदेश में, चाहे किसी दल का भी नेता हो, विधायक हो, अकस्मात उसका अगर निधन हो जाए तो ये बड़ी दुख की एक विषय होता है हम सब लोगों के लिए। जहाँ तक आपने मुद्दा उठाया रण का, ये रण नहीं है। मैं नहीं मानता कि प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में कोई रण या दुश्मन किसी व्यक्ति का होता है। अलग विचारधाराएं हैं, अलग सोच हैं, अलग क्षमताएं हैं, अलग एक कल्पना होती है हमारे क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए। उन विचारों का मतभेद जरूर होता है, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। अब 28 सीटों में चुनाव होगा। इस चुनाव में जनता का परचम लहराएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास, जनता की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नड्डा जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, शिवराज सिंह जी के साथ है और हम सब के साथ है। जहां तक आपने बोला ये रण नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक रण तो है ही। आपने 2 दिन पहले आपने 12 सितंबर को, देखिए, कई लोगों के लिए जरूर ये एक राजनीतिक रण होता है। जहां तक मेरी सोच विचारधारा है, ज्यादा से ज्यादा आप कहो तो ये एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जहां आपकी एक सोच होती है अगर आप किसी दल के हों, मेरी एक सोच होती है अगर मैं किसी दल का हूं, और अंत में जनता निर्णय करती है और उस निर्णय को सर्वोपरि मानना ये भी हम लोगों का धर्म बनता है। एक इस विचारधारा के साथ ही मैं मानता हूं कि प्रदेश का कल्याण हो सकता है, क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और देश का कल्याण हो सकता है। आपने 12 सितंबर को एक ट्वीट किया था जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और अपनी धरती मां से जुड़कर कार्य करने वालों में से हैं। हमने अपनी माटी, अपनी जनता के उज्जवल भविष्य की चिंता की है और यदि उसके लिए हमें कुर्सी भी त्याग करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटते। ये आप किस कुर्सी की बात कर रहे थे? मैं किसी विशेष कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं यही कह रहा हूं कि मेरे लिए और मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरी दादी के लिए कभी भी सत्ता या कुर्सी महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रहा है जनता का विश्वास, जनता का प्यार और जनता का बर्दाश्त। और उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत, मशक्कत करना पड़ता है उस विश्वास को हासिल करने के लिए। और एक बार जब वो विश्वास हासिल हो पाए तो उस विश्वास को कायम रखना भी व्यक्ति का धर्म बनता है। और इसलिए मेरे लिए जीवन में सदैव यही प्राथमिकता रही है, क्षेत्र का मान, प्रदेश का मान, प्रदेश का ईमान, प्रदेश का सम्मान और विकास और प्रगति। और मेरे 20 साल के कार्यकाल में भी आपने स्वयं अमीश मेरे साथ कई बार चर्चाएं की हैं, वार्तालाप की हैं। सदैव मेरी यही सोच और विचारधारा रही है जो आज आपके समक्ष भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पिछले 6 महीने में आपने 2 लड़ाइयां लड़ी, एक जब आपने कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में आए, और एक कोविड के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, जो कि दोनों लड़ाइयां आप लगभग जीते। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पिछले 6 महीने पे आप पर बड़े सारे निजी आक्षेप भी लगे, बड़े सारे निजी अटैक भी हुए। हाल ही में कमलनाथ जी ने एक बात को कहा कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में आपकी सुनवाई नहीं होती थी, आपका आरोप था। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि दबाव बनाकर आपने बहुत से गैर वाजिब काम उनसे करवा लिए, यह उनका आरोप है। आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। मेरा एक ही आरोप है कांग्रेस पे, जिस पार्टी का मैं एक बहुत ही नज़दीक भाग भी था एक समय में, 20 साल मैंने उस पार्टी में बिताई है। जिस सोच विचारधारा से हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जी, और उसमें चाहे कमलनाथ जी हो, मैं हूँ, एक एक कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति का मेहनत और मशक्कत उस सरकार में बनाने में लगी थी। 15 महीनों में जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार का आलम मध्य प्रदेश में पनपना लगा और जो विकास नहीं लेकिन विनाशशील कार्यों का और वादा खिलाफी का इतिहास बनने लगा, मैं ये मानता हूं कि अगर जनता से न्याय करना था, मध्य प्रदेश का ईमान बनाना था, मध्य प्रदेश का सम्मान बनाए रखना था, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने दिखा दिया है कि 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार और 5 महीने बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की सरकार में अमीश आप अपनी बात छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं उस सरकार का भाग नहीं था, लेकिन उस सरकार के स्वयं कैबिनेट मंत्री हाथ जोड़ के आपके चैनल के सामने खड़े थे कि मध्य प्रदेश की जनता हमको माफ करे, हम अवैध रेत उत्खनन पर रोक नहीं लगा पाए। ये आपके चैनल पर और अनेक चैनलों पर उनका स्वयं वक्तव्य है जो रिकॉर्डेड है। एक दूसरे कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर कई आरोप लगाए कि पूरी सरकार पीछे से वही चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह की पूरे रेत माफिया, शराब माफिया में लिप्त हैं। और जब कैबिनेट मंत्री उस सरकार के, मेरी बात छोड़िए आप, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे या कमलनाथ जी कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी बात छोड़िए, स्वयं मध्य प्रदेश के उनके सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, और ये भी आप बात छोड़ दीजिए कि दोनों मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे, नहीं तो आप कहेंगे कि वो तो वही 6 मंत्री और 14 विधायक, 20 विधायकों की बात कर रहे हैं आप, जो छोड़ के आपके साथ आ गए। वे आज भी कांग्रेस में हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया था इस सरकार पे। तो जो आरोप सिद्ध हो चुका है उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही, और वादा खिलाफी भी कैसी वादा खिलाफी, किसानों का ऋण 10 दिन में माफ किया जाएगा। आपके चैनल में कितने बार यह प्ले किया था? 10 महीने, 10 दिन में क्या 10 महीने में माफ नहीं हुआ, आज तक माफ नहीं हुआ। और सारा का सारा ऋण इन्होंने शिवराज सिंह जी के लिए बैंकों के पास छोड़ के ये चले गए, 8,000 करोड़ के।
लेकिन कहा था 21 लेकिन कांग्रेस अपनी हर रैली में कह रही है कि आपने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया, आपने लोकतंत्र की हत्या की और पीठ में छुरा मारा है। सुनिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्वयं मध्य प्रदेश की जनता की आशा और अभिलाषाओं को डुबा के छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी अगर अपने एजेंडा पे चलते, अपने वादा पूरे करते, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नियंत्रण लाते, स्वयं भ्रष्टाचार का आलम किया मध्य प्रदेश में उनकी सरकार में, क्या नहीं हो रहा था अमीश? मुझे आपको कहने की क्या जरूरत है, आप स्वयं अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपके हर एक दर्शक वाकिफ हैं। कौन सा माफिया नहीं चल रहा था मध्य प्रदेश में? शराब माफिया, ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, जहां से भी पैसा बने लो लो लो, अगला मौका कब मिल पाए। सिंधिया परिवार का मुखिया कभी इसका साथ नहीं देगा। और मैंने एक बार नहीं हजारों बार टोका, हजारों बार बोला कि रास्ता पर हम लोग नियंत्रण लाएं, पर जब आप अडिग हो कि उस कलयुग के रास्ते पे आप मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हो, तो माफ करिएगा, मैं उसका भाग नहीं हो सकता। आप पर इस दौर में दादी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में। मेरे पिताजी ने भी कदम लिया था असूलों की वजह से, जब मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनी थी। और आज मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का हूं और मैंने भी एक कदम लिया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। मैंने अपने आप के लिए कदम नहीं लिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, ऐसा लगा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की आपसे निजी लड़ाई हो गई है। मैं अगर नाम लेकर बोलूं तो बहुत से नेताओं ने आप पर पर्सनल अटैक करे और वो आक्षेप करे जिनको मैं यहां पर रख कुछ शब्दों को तो मैं बोल भी नहीं सकता। दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत कुछ वो पर्सनल अटैक करें, वो स्वतंत्र हैं, वो उनकी नीयत दिखाती है, दर्शाती है, उनकी व्यक्तिगत नीयत दर्शाती है। और कई को तो बहुत प्रेशर में डाला गया है कि तुम सिंधिया जी के साथ थे, अब तुम अगर हमारे साथ हो तो उनके विरुद्ध बोलो। पर मुझे कोई कठिनाई नहीं। मैंने राजनीति में न कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, नीतियों की आलोचना मैंने जरूर की है और मैं करता भी रहूंगा, पर व्यक्तिगत आलोचना मैंने किसी भी की पिछले 20 साल जनसेवा की मैंने आज तक नहीं की है। पर आपके साथ व्यक्तिगत क्यों हो गए? प्रयोग कर रहे हैं, आपको क्या कारण दिखाई देता है? क्योंकि आप भी राजनीति में एक लंबे अरसे के साथ हैं। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब सिंधिया साहब ने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो मैं खुद ग्वालियर कवर करने के लिए गया था और मैंने लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पॉलिटिकल जर्नी को देखा है। आपके साथ व्यक्तिगत क्यों हो गए कुछ लोग और बड़े नाम व्यक्तिगत हुए? व्यक्तिगत इसलिए हो गए क्योंकि उनकी कुर्सी खिसक गई ना। देखो आप, क्या होता है जिंदगी में, जिस चीज के साथ व्यक्ति को असीम मोह हो, असीम प्रेम हो, और वो चीज अगर आपसे खिसक जाए तो फिर आप में बड़ा क्रोध आता है। और वो क्रोध किस पे निकलेगा? वो क्रोध उसी पे निकलेगा जिसने आपकी जो असीम मोह प्रेम की चीज आपसे छीन ली। अब स्पष्ट है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का मोह कुर्सी के साथ था, मध्य प्रदेश की जनता के साथ नहीं था। नहीं तो दौरे पे निकलते, किसानों के पास जाते। आज किसानों के पास खेत में जा रहे हैं सोयाबीन का फसल देखने के लिए, 15 महीने में कभी नहीं गए। 10 बार मैंने कहा कि अतिवृष्टि हुई है ग्वालियर चंबल संभाग में, बाढ़ आया है मंदसौर में, आइए आप, नहीं आए। मैं अकेले गया, रात दिन मैंने दौरा किया। आज चिंता हो रही है क्योंकि चुनाव आ गए, आज चिंता हो रही है क्योंकि अस्तित्व की बात है उनके लिए, आज उनको चिंता हो रही है क्योंकि कुर्सी खिसक गई। लेकिन यही लोग हैं सिंधिया साहब, कायम होती, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आज कुर्सी कायम होती तो आज भी आप उन्हें वल्लभ भवन में ही पाते, आगर के खेतों में नहीं पाते आप उनको सोयाबीन के फसलों का मुआवजा करने के लिए। लेकिन सिंधिया साहब, अब इन्हीं लोगों को बड़ा चिंता है कि आपकी बीजेपी के साथ ट्यूनिंग कैसे होगी।
आपकी ट्यूनिंग खराब चल रही है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी चल रही है, पूरा ट्रैक आपका रखते हैं। तो मैं आप से पूछ लेता हूं, आपकी ट्यूनिंग कैसी चल रही है बीजेपी के साथ? इज बीजेपी ट्रीटिंग यू वेल? मुझे कांग्रेस की नहीं, आप मुझसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, वो तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, मैं भी व्यूअर्स के लिहाज से सवाल पूछ लेता हूं। अगर नहीं तो इसलिए मैं डबल जवाब दे देता हूं। जहां तक उनके प्रश्न की बात है, मुझे कांग्रेस की चिंता नहीं, मुझे कांग्रेस की फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में सारे हमारे पूर्व लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, कुशल रहें। मेरे उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं आज भी। और जहां तक ये उनके लिए उत्तर हो गया, और जहां तक आपका प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देना चाहता हूं अमीश, मेरी विचारधारा, मेरी सोच, मेरा एक रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ है। शीर्ष नेतृत्व से, स्थानीय मध्य प्रदेश के नेतृत्व में, और जमीन तक, जिले में और मंडल में और खेत तक। और वही मैं मानता हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी होती है व्यक्ति की। मैं भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तत्पर हूं। यही मैंने कोशिश की है पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि उसके पहले 2 महीने लॉकडाउन था और 1 महीना मैं स्वयं संक्रमित हो गया कोरोना से। पर पिछले 2-3 महीने में यही मैंने कोशिश की है, और यही जिंदगी भर मेरी कोशिश रहेगी। मेरी जो शैली रही है पिछले 20 साल से जमीन से जुड़ के काम करने की, वही शैली आज भी रहेगी। सिंधिया साहब, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र बीजेपी का पावर हाउस था। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा और कांग्रेस में थे सिर्फ आप। ऐसा कहा जाता था कि ये सब एक तरफ लग जाएं, लेकिन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का किला भेजना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। अब आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राजनीतिक पार्टियों में आप अलग रहें, पर ज्यादातर करके इन सभी लोगों के साथ मेरे सदैव मधुर संबंध रहे। जैसे आज भी मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं, लेकिन अनेक दूसरे दल के लोग हैं जिनके साथ मेरा मधुर संबंध है, और वो होना चाहिए, क्योंकि जनसेवा हमारा लक्ष्य है। चुनाव के समय में आप और हम आमने सामने हो जाएं, होना भी चाहिए, पर उसके बाद अच्छे लोगों की टोली के साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है। तो मैं जब कांग्रेस में भी था, तब कई भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों के लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। पार्लियामेंट में मैं मुख्य सचेतक था, तब भी मेरे बहुत सारे मधुर संबंध थे कई पार्टी के लोगों के साथ। तो आज मैं जब भारतीय जनता पार्टी का भाग हूं, मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, शिवराज सिंह जी को, नरेंद्र सिंह जी को, कि जिस अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन सब लोगों के साथ मुझे मौका मिला है काम करने के लिए। और जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में तत्पर होकर मैं काम करने के लिए उत्सुक हूं। नहीं, कांग्रेस अभी तो हाल ही में जो सचिन पायलट का इंसिडेंट हुआ, उसमें तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और एक सिटिंग सीएम अशोक गहलोत साहब ने बोला कि जो हैंडसम है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, आप हैंडसम भी हैं, इसमें तो किसी को दोहरा ही नहीं हो सकता, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं। तो फिर तो अगर आप कांग्रेस में रहते तो वहां तो स्थिति और खराब होती। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट का विवाद हुआ और जिस तरह से यंग लीडरशिप को दरकिनार किया गया कांग्रेस में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जिस तरह से टिप्पणी हुई, गद्दार कहा गया, फिर सचिन पायलट वापस चले गए। देखिए, अब मैं अब केवल अपने बारे में मैं टिप्पणी कर सकता हूं, और आपके चैनल के द्वारा दर्शकों को अपनी दिल की भावना के साथ परिचित करा सकता हूं। मेरी जो भावना थी वो मध्य प्रदेश को एक मजबूत प्रदेश बनाने की, एक गरीब जनता के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने के लिए। और 5 महीने में आप देखिए, शिवराज सिंह जी और हमने मिलके जो काम किया है मध्य प्रदेश में, कोरोना का निपटारा के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हुआ है,
5 महीनों के अंदर जो कमलनाथ जी की सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिजोरी में लॉक करके रखी थी, उसे खोलकर 5 दिन के अंदर शिवराज सिंह जी ने किसानों के खाते में पहुंचाया है। परसों अतिरिक्त 4,500 करोड़ रुपए दूसरा किश्त फसल बीमा योजना का हर किसान के खाते में पहुंचाया जाएगा। अभी 4 दिन पहले जब हम लोग मुरैना में थे, 2.25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को पूरी तरह से जनता को समर्पित किया है। उस टेलीविजन वर्चुअल रैली को आपने भी देखी, जहां 2.25 लाख ऐसे लाभान्वित हमारे लोगों को अपनी घर की चाबी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। पुलिस भर्ती पिछले 15 महीनों से बंद थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी ने और बीजेपी की सरकार ने वो शुरू करवा दी है। आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश में 37 लाख लोग जिनको राशन नहीं मिलता था, पात्रता पर्ची के आधार पर 1 रुपया पर 5 किलो गेहूं और चावल और दाल उनको पहुंचाया जाएगा। तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू की गई है। जो संबल योजना कमलनाथ जी ने बंद करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, उसे दोबारा शुरू किया गया है। अनाप शनाप बिजली के बिल बहुत आ रहे थे कांग्रेस के जमाने में। बीजेपी की सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे बिल, पीछे के बिल सारे साइड में रख के उनका समाधान किया जाएगा और केवल अगले महीने का बिल उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। तो ऐसे अनेक कदम हैं जो बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 महीने में लिए हैं, जो ऐतिहासिक कदम हैं और ये वर्तमान के कदम हैं। भविष्य की भी हमारी बहुत सोच है, किसानों के लिए, औद्योगिकरण के लिए, रोजगार के लिए। अब ग्वालियर चंबल संभाग में देख लीजिएगा, जिस संभाग में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के लिए मेरे पूज्य पिताजी ने शुरू की थी योजना, 15 महीने में जूझ रहा था कमलनाथ जी के साथ इस योजना को स्वीकृति दिलवाने के लिए। एक सुनवाई नहीं हुई। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह जी और हमने और नरेंद्र सिंह जी ने 4 महीने के अंदर उसको हरी झंडी दिलवा दी है। 450 किलोमीटर की योजना 8,500 करोड़ की, एक तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, एक तरफ राजस्थान को जोड़ेगा और उससे पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। बिल्कुल, इस समय करोड़ों विधानसभा में 200 से 300 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे हैं। जी सिंधिया साहब, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाला पर एलिवेटेड रोड 300 करोड़ की, चंबल से पानी लाने की योजना मुरैना के लिए, ग्वालियर के लिए, हमारे गरीब नहीं, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं सिंधिया साहब। लेकिन एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम लोग ने जो 15 महीनों से हम लोग चिल्ला रहे थे, जो सुनवाई नहीं की जा रही थी, जी वो सारे अब क्रियान्वयन हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं विकास, हम चाहते हैं प्रगति, हम चाहते हैं सामान्य हमारा नागरिक जो मध्य प्रदेश का है 7.5 करोड़ नागरिक, वो एक अपना भविष्य देख पाए। एक ऐसी सरकार बननी चाहिए और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में वैसी ही सरकार बनी है। बिल्कुल, आपने सरकार के कामों की बात करी और काफी काम जो पेंडिंग है उनकी बात करी। सिंधिया साहब, मेरा सवाल भी एक पेंडिंग है, उसका अगर आप जवाब दे दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं। 12 जुलाई को आपका ट्वीट है, आपने कहा ये मैं देखकर दुखी हूं कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की कमी ही पर भरोसा किया जाता है। अभी भी आप देखिए उनको साइडलाइन ही किया गया। जो नई टीम बनी है उनमें उनको कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं दी गई है। आपकी उस दौरान सचिन पायलट से मुलाकात भी हुई थी, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं जी। कांग्रेस की जो नीति हो, उनके निर्णय हो, वो उनका अंदरूनी मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा, सिंधिया साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्या हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द कैबिनेट में देखेंगे? देखिए, मैंने आपसे, अमीश, आप मुझे 20 साल से जानते हो, आपने सदैव देखा है कि मेरी सोच विचारधारा केवल विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। आज भी मैं एक कार्यकर्ता हूं दो भागों का, मध्य प्रदेश की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का। यही मेरी असली पहचान है, यही मेरी असली
असली लक्ष्य है और असली मेरे दोनों भगवान यही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 में से कितनी सीटें बीजेपी जो अब लड़ने जा रही है? टोटल 28 है, लेकिन आपके इलाके की लगभग 16 सीटें। कितनी सीटों पर आपको लगता है बीजेपी इस बार झंडा गाड़ेगी? देखिए, कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रही, अब कांग्रेस ज्योतिषी बन गई है। कांग्रेस कह रही है 28 में से हमको 18 आएंगे, 20 आएंगे, 22 आएंगे। मैं अमीश ज्योतिषी नहीं हूं, जनता भगवान है और उस भगवान का निर्णय सर्वप्रिय लेना, सिर माथे लेना हमारा दायित्व है। पर मुझे विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे मध्य प्रदेश में लहराएगी। कांग्रेस एक ईवीएम में भी दिक्कत है। कांग्रेस को तो हर चीज में दिक्कत ही दिखती है। हम लोगों को समाधान दिखता है, कांग्रेस को दिक्कत दिखती है। यही मूल मंत्र है कांग्रेस और बीजेपी में अंतर का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, चाइना के ऊपर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। भारत की नीति जो है चाइना को लेकर, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? पहली बार इतिहास में, 70 साल के इतिहास में, चाइना को मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। मैं अपनी सेना को, अपने सैनिकों को, अपने बहादुर जवानों को प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। आज उनके बहादुरी की वजह से, आज उनकी क्षमता की वजह से आप और हम आराम से ये टीवी शो कर पा रहे हैं। और जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग सेना को और देश के मनोबल को नीचे लाने का काम करते हैं, कि भगवान आगे जाके उनको सद्बुद्धि दे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, जयशंकर जी ने संयुक्त रूप से चाइना को पटकनी दी है। पहले बार इतिहास में हम लोग उन हाइट्स पे चले गए हैं चाइनीज फोर्सेस आने के पहले। उनको चेतावनी हमने दी है। पहली बार चाइना बैकफुट पे है और भारत फ्रंट फुट पे है पूरे विश्व के सामने। और इसका श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है, हमारे बहादुर जवानों को जाता है और हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हमेशा की तरह स्पष्ट, हमेशा की तरह अपनी बात को बिना लाग लपेट के करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संवाद कर रहे थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया इस खास बातचीत के लिए। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी आपका भी इस खास संवाद के लिए। तो न्यूज़ 18 के मंच से आप देख रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी सांसद, जिन्होंने जमकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई है अलग अलग विचारधाराओं की। ये बात वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। चुनाव में जनता का परचम लहराएगा, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। मेरे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की आशाओं को कांग्रेस ने डुबोया है। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा। ई एजेंडा आखिरी सेशन में हम आपको मिलवाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान से, जो दहाड़ते चंबल में हैं, लेकिन उसकी गूंज प्रदेश में सुनाई देती है। जल्द हाजिर होंगे।